अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है अभी तक हमने 3 मेथड्स कर ली हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और थर्ड वन इज़ द सम ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। 3 डेप्रिसिएशन के मेथड्स मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक हो। यहाँ तक 3 मेथड्स, एक और मेथड मैं आपको कराऊंगा, दैट इज़ सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि स्टार्ट में उसी में चला जाता हूँ। ये है जी आपके पास, दिस इज़ द सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, ठीक हो गया जी। कौन सा मेथड है ये जी? सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। तो इस मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड के थ्रू भी कैलकुलेशन हो सकती है। अब मैं इसका शॉर्ट लीजर आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। चलें यहाँ MS वर्ड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, क्योंकि आपको क्वेश्चन बताना जो है वो ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि कॉस्ट, प्राइस ऑफ एसेट। सबसे पहले हम बताते हैं जी प्राइस ऑफ एसेट। प्राइस ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू है जी डॉलर, डॉलर साइन, 2,50,000। 2,50,000 का एसेट है ये, ठीक हो गया, 2,50,000। और फिर उसके बाद इसमें ये बात कर रहा है कि इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। यूज़फुल लाइफ, ठीक है। यूज़फुल लाइफ कितनी है जी? यूज़फुल लाइफ इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ये आ गया जी स्टूडेंट्स, इसकी यूज़फुल लाइफ आ गई। और उसके बाद इस क्वेश्चन में है और रेजिडुअल वैल्यू है इसकी, चलें इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी है, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू है जी इस एसेट की 25,000। 2,50,000 का ये टोटल पूरा एसेट है। यूज़फुल लाइफ है जी इसकी 5 ईयर्स और रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 25,000। ये जो क्वेश्चन इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसका बेसिकली क्वेश्चन है, ये होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ जी कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो जी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। अब ये क्या है? ये है कि सबसे पहले ये देखना है कि आपने कॉस्ट माइनस जो है वो करना है रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। ईयर 1 पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन बेस कौन सी होगी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। डेप्रिसिएशन बेस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर मैं इसमें आपको कहूँ कि जी व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन बेस, सो इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होगी। ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होगी। सो इसलिए जब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया? 2,25,000। अब सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में होता क्या है कि जितना नंबर ऑफ ईयर्स उसकी यूज़फुल लाइफ होती है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे इसने नीचे किया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर 7 ईयर्स होते हैं यूज़फुल लाइफ उसकी होती है, तो हम कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। फिर वो बात 7 ईयर्स पे चली जाती, ठीक हो गया जी। तो उस तरह से फिर उसको कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक हो गया। फिर उसका आंसर 28 आता, ठीक है ना। +6 इसमें मजीद करो 15 में, तो 21 + 7 28 आ जाता। रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ ईयर 1 पे कितनी है जी? रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 5, अभी मजीद 5 साल एसेट यूज़ हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में क्या होगी? रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स, दिस इज द डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन। अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है जी 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 15, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, दैट इज 75,000।
ठीक हो। सो अब 2,50,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 1,75,000। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में ये हुआ 2,25,000। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दूसरे साल में कितनी रहेगी जी, 4 ईयर्स रह गए, अब 4 साल रह गए एसेट के। बाकी पहले तो 5 साल थे फर्स्ट ईयर में, दूसरे साल में आके 4 साल रह गए। तो 4 डिवाइड बाई 15 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000 को, तो आंसर आया 60,000। हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये बात याद रखिए, डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन बेस हो रही है यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आया जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 60,000। 1,75,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो 1,15,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है 2,25,000, थर्ड ईयर में कितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगी, 3 ईयर्स रह गई है। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 15, ये सम ऑफ ईयर डिजिट्स ही होगा डिनोमिनेटर में, ठीक हो गया। सो 3 डिवाइड बाई 15, तो आंसर आया है 45,000। अब 1,15,000 में से 45,000 लेस किए तो 70,000 आ गया। फिर 2,25,000 4 ईयर में कितना रहेगी जी यूजफुल लाइफ उसकी रह गई, उसकी यूजफुल लाइफ रह गई है 4 ईयर्स में 2 ईयर्स, ठीक है। अब आखिरी 2 साल रह गए हैं, तो अब 2 डिवाइड बाई 15 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2,25,000, आंसर आया 30,000, और 70,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 40,000। और लास्ट ईयर में फिर कितना रह गया जी, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 15, क्योंकि आखिरी साल था। सो डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन इज 1 डिवाइड बाई 15, सो आंसर आया है जी 15,000। 40,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 25,000। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरा हुआ कितना, 2,25,000, और एंड पे रहेगी रेजिडुअल वैल्यू दैट इज 25,000। सो दिस इज through this way you can able to calculate the sum of year digits, sum of year digits method. This is the sum of year digits method. उम्मीद है कि आप इस मेथड को भी समझ गए होंगे। कि मैं अगर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन बेस बनाते हैं जो कि हो गया कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, पहले साल में 5 साल रह गए थे, दूसरे साल में जब गए तो 4 साल रह गए थे, तीसरे साल में गए तो 3 साल रह गए थे, चौथे में गए तो 2 साल रह गए थे, और आखिरी में 1 साल ही रह गया था। डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन अकॉर्डिंगली होगी, सम ऑफ ईयर डिजिट्स कितने हो गए जी, 15 हो गए। 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन निकली 5 डिवाइड बाई 15, दूसरे में 4 डिवाइड बाई 15। फ़ायदा क्या हुआ, इसमें भी यही फ़ायदा हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है 75,000, फिर 60,000 पे चलेगी, फिर 45,000 पे, फिर 30,000 पे, 15,000 पे। फ़ायदा इस मेथड में भी यही हो रहा है कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में ही आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बियर किया, जिससे आपके एसेट की वैल्यू एकदम से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। तो इससे भी आपको किसी हद तक, बहुत सारी कंपनीज अगर इसको यूज़ करती हैं तो वो यही देख रहे होते हैं कि क्या इस मेथड से उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है टैक्स के हवाले से या अपने एसेट्स की वैल्यू शो करने के हवाले से अपनी बैलेंस शीट के अंदर। सो जिस तरह से वैल्यू वो कम शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो अगर वो उस तरह से कोई बेनिफिट लेना चाह रही होती हैं कंपनीज, तो वो फिर बेनिफिट अर्न करने की कोशिश करती हैं। सो ये जो है स्टूडेंट्स इसका एक तरीका है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। अब हम स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये मेथड जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक की तरफ चले जाते हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। 4 मेथड्स में अब तक आपको करा चुका हूँ। 4 मेथड्स कौन कौन से हो गए जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। 4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स मैं आपको करा चुका हूँ और ये 4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स आपके पेपर में इंक्लूड होंगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करूँगा एक्सेल के ऊपर और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आप कैसे, आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा वापस अपनी बुक की तरफ। ठीक हो गया। एक चीज़ आपकी समझाना अभी बाकी रह गई थी, दैट इज़ पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन। ये चीज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन पढ़ने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एसेट जो है वो जनवरी में ही परचेज़ किया जाएगा, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो
स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एसेट जो है वो अब जनवरी में ही परचेज़ होगा। पॉसिबली वो किसी भी माह में परचेज़ किया जा सकता है, फरवरी में, मार्च में, और अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी मंथ में परचेज़ किया जा सकता है। तो सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर दैट एसेट। अब उस एसेट की हम जो डेप्रिसिएशन है उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, अब ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो देखने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रहा है, आप देखें ज़रा, ये लास्ट इस लाइन पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या एग्ज़ाम्पल दे रहा है। इन दिस केस सिंस द परचेज अकर्ड ऑन October 8 वी एज्यूम एन October 1 परचेज डेट। हम ये कहते हैं कि जी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो परचेज हुई थी वो October 1 को हुई थी। दिस मीन्स This means that 3 months depreciation is recorded in 2003। अब देखें, अब अगर हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि जी एसेट जो है वो परचेज़ हुआ है अक्टूबर में और October 8 को हुआ था, तो वो कहता है जी October 1 को एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2003 में अगर October 1 में एक एसेट परचेज़ हुआ है तो हमें उसकी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर 2003, जिसमें कौन कौन से 3 मंथ्स आएंगे जी। एक तो अक्टूबर हो गया पूरे का पूरा, October 1 से लेकर October 30 तक। फिर उसके बाद हो गया नवंबर एंड दिसंबर। अब हमें 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, ठीक हो। सो हाउ टू कैलकुलेट द 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन, दिस इज द वे। $10,000 माइनस $1,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। $10,000 इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस $1,000 इज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, ठीक हो। जब आपने 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा। अगर यही मैं कहता कि जी ये एसेट परचेज हुआ है जुलाई 1 को, तो फिर क्या होता, फिर यहाँ पे करते जी हम मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स बन जाते हैं। अगर यही एसेट परचेज हुआ होता अप्रैल 1 को, तो फिर क्या होता, फिर होता जी आपके 9 मंथ्स बन जाते। तो हम कहते हैं जी 9 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होते हैं, इसमें 9 डिवाइडेड बाई 12। यही एसेट परचेज हुआ होता फरवरी 1 को, तो हम कहते हैं जी 11 डिवाइडेड बाई 12 कि 11 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालें, एक मंथ पीछे रह जाता है, तो 11 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालें। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन मीन्स अगर एसेट, अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अमूमन ये ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में यूज़ होता है, दूसरे मेथड्स के अंदर इसको इस्तेमाल करना मुश्किल काम है। मतलब अगर डबल डिक्लाइनिंग में भी पॉसिबल शायद उसमें नहीं है, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक हो गया, और सब ऑफ ईयर डिजिट्स में भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में ही यूज़ होगा, ठीक हो गया। सो आप स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो है वो पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन के अगर एसेट के इन साल के बीच में, अच्छा देखिए, अब इसी क्वेश्चन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि October 1 को ये एसेट परचेज हुआ ना 2003 में, तो अब अक्टूबर 2003 में तो आपने 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। अब ये एसेट जाके एक्सपायर कब होगा, 5 साल की इसकी लाइफ है, ठीक हो गया ना, 5 ईयर्स लाइफ है ना इसकी, तो 2003 इसका फर्स्ट ईयर हो गया। फिर होगा जी 2004, 5, 6, 7, ठीक है, 4 साल ये हो गए बीच में। 2008 में कब जाके एक्सपायर होगा, सितंबर 30 को जाके एक्सपायर होगा। October 1 की परचेज है ना, तो एक्सपायर कब होगा, 2008 में जाके सितंबर की
30th मीन्स एट द एंड ऑफ सितंबर ये एक्सपायर होगा। ठीक हो गया। सो 2008 में जो हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कैसे, वो 9 मंथ्स की कर रहे होंगे, ऐसे ही, ऐसे 9 डिवाइड बाई 12 फॉर 2008। अब देखें, आप 2 बार ऐसी डेप्रिसिएशन पार्शियल ईयर कैलकुलेट करेंगे, एक साल के शुरू में जो कि सिर्फ 3 मंथ्स की होगी फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और एक इसके एंड पे जाकर जब उसका यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो रही है तो एंड पे जाके आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 12, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो जनवरी से लेकर सितंबर तक की होगी। कितना टाइम की होगी जी? जनवरी से लेकर सितंबर तक की होगी। ठीक है, क्योंकि 2003 में हमने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की कैलकुलेट कर ली थी। अब जब ये एसेट एक्सपायर होगा 5 साल के बाद तो वो होगा जी जाके सितंबर 30, 2008। तो 2008 तक फिर आपने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करनी है सितंबर 30 तक, वो होगी फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। सो उस टाइम पे हम 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो ये भी मैं आपके सामने परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह जब हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब तक आप क्या क्या कर चुके हैं? 4 मेथड्स डेप्रिसिएशन के रीड कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं जी? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन से भी। ठीक हो गया, पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा सा मज़ीद इस चैप्टर को देख लेते हैं। अभी प्रैक्टिकल चले मैं आपके सामने परफॉर्म तो करूँगा इसके क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मज़ीद भी आगे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं, ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास तमाम तर अच्छी बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी बात है और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, चलें अब इसको देखते हैं हम आगे मज़ीद। इसमें जो है वो इसमें आगे चलते हैं। इंटेंजिबल सेक्शन 3 में आ जाते हैं, छोड़ें बीच वाले सेक्शन को छोड़ दें, वो लैंड्स के हवाले से। सेक्शन नंबर 2 जो था वो इसका, वो मैंने थोड़ा सा बीच में से पेजेस इसके कट भी कर दिए हैं, क्योंकि ये सारा फिर मैं स्कैन तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने इसकी मोबाइल्स के थ्रू जो है वो बुक की इसके स्नैप्स ले लिए थे। ओके, हम सेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं। एक होता है जी आपके पास, हमने कहा था 3 किस्म की चीज़ें हमने प्लांट एसेट्स में रीड आउट की, डाटा, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स एंड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें मिनरल्स और लैंड वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब थोड़ा सा हम इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर द नॉन फिजिकल एसेट्स used in operations that confer on their owners long-term rights, privileges and competitive advantage. Okay, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं जी इंटेंजिबल एसेट्स की? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, लीज होल्ड्स, फ्रेंचाइजेस, गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स। थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अमोर्टाइजेशन भी वही चीज़ है जैसे डेप्रिसिएशन है। देखिए यहाँ से इसको रीड करें। एन इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट व्हेन परचेज्ड। इंटेंजिबल एसेट जो है जब उसको परचेज़ किया जाता है तो वो उसकी एट कॉस्ट उसको परचेज़ किया, मतलब उसको एज अ कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इट कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली एलोकेटेड टू एक्सपेंस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमोर्टाइजेशन। और इसकी कॉस्ट को सिस्टमैटिकली एक्सपेंस बना दिया जाता है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के दौरान, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं amortization. If an intangible asset has an indefinite useful life, so meaning that no legal, regulatory, contractual, जब उसकी indefinite life होगी तो it should not be amortized, तो फिर उसकी amortization नहीं होगी। अगर unlimited life, indefinite जो है ना उसकी life है, फिर amortization जो है वो नहीं होगी। अच्छा चले, अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंजिबल एसेट जब परचेज़ किया जाता है तो उसको एज अ
वो एसेट नहीं होता, उसको एज अ कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर जो है उसमें वो जो वो यूज़ होता जाता है तो उसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ज़रा देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट वन इज द पेटेंट्स। क्या होता है? The federal governments grant patents to encourage the inventions of new technology, mechanical devices, and production processes. Patent is an exclusive right granted to its owner to manufacture and sell patent items to use a process of, for 17 years. देखें जी, क्या चीज़ है पेटेंट? पेटेंट ये है कि जो कोई जो है वो ऑनर, मतलब कोई भी इन्वेंशनर है, या आप जैसे बीइंग स्टूडेंट अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं या कोई नई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजिकल मैकेनिकल डिवाइसेस और प्रोडक्शन प्रोसेसेस, अगर आप कुछ भी नया डेवलप करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ कॉपी ना हो और उसको कोई आपकी चीज़ को एक प्रोटेक्शन मिल जाए, सो गवर्नमेंट के पास आप जाएंगे, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और गवर्नमेंट आपको 17 साल के लिए, अब ये यूएसए के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इसी के जो है वो इसी के इर्द गिर्द बात होती है। सो गवर्नमेंट जो है वो आपको पेटेंट राइट दे देती है कि ठीक है जी, आप ही ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके नाम से होगी, कोई इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। समझ गए नहीं? ये प्रोडक्शन सिर्फ आपकी है, आपके नाम से मंसूब है और आप ही इस डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ दिस इज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइसेस और न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जैसे डेल अगर कुछ कर रहा है, या एचपी कुछ कर रहा है, या सोनी कुछ कर रहा है, या सैमसंग कर रहा है, या एप्पल कर रहा है, ये इन सब को पेटेंट्स राइट मिलते हैं बेसिकली कि ठीक है जी, आप यही प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया? वो अपनी इनोवेशन अपने उस सर्कल के अंदर जो उनकी एबिलिटीज, अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ एरिया है उसके अंदर वो कर रहे होते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स बात? अब यूएसए के अंदर 17 ईयर्स का उनको, पाकिस्तान का भी मेरे जहन में नहीं है, तो यूएसए में उनको 17 ईयर्स पेटेंट राइट मिलता है और 17 साल तक वो अपनी उस प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव कंट्री है, सो इसलिए वहाँ पे पेटेंट्स की बड़ी प्रोटेक्शन है। ठीक हो गया? तो हालांकि पाकिस्तान में तो क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, इतनी इन्वेंशंस नहीं है उस तरह से, तो यहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन भी, शायद आप फर्स्ट टाइम इसका नाम भी सुन रहे हो, लेकिन आपने कॉपीराइट्स का नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉपीराइट्स ही हैं। ओके, खैर, लेकिन खैर पेटेंट्स राइट मिलते हैं क्योंकि हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये काफ़ी इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ थिंकिंग करती है, लेकिन खैर उस तरह से मतलब नहीं है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और अच्छा, ये देखें, इसकी उसने जनरल एंट्री भी पास की हुई है कि 1 साल की कॉस्ट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो कहता है जी कि अ पेटेंट कॉस्ट amortized ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नॉट एक्सीड इन 17 ईयर्स। इफ़ यू परचेज अ पेटेंट कॉस्ट $25,000 विद यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अगर 10 साल के लिए हमने ख़रीद लिया है कोई पेटेंट राइट, तो अब 10 साल में उसकी कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होगी? हर साल 2500, वही बात है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सो कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ अगर आप उसको करेंगे तो 25,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2500। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो 2500 जो है वो आपके पास उसकी एक यूजफुल उसकी कॉस्ट आ जाती है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे कि ये जो है एक अब देखें, ये 2500 फॉर द 10 ईयर्स जो है ना, उसको आप 10 ईयर्स तक उसकी अमाउंट जो है वो कट होती रहेगी। तो अब आप इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और ये एक एक्सपेंस है और ये बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस जाएगा जी कि ये पेटेंट का एक्सपेंस 2500 हम जो है ना वो उसको बियर कर रहे हैं।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ एन एक्सपेंस बेसिकली। अब एसेट्स के अंदर से भी ये लेस होगा, और एसेट्स के अंदर भी लेस होगा 2500, और इक्विटी से भी लेस होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे इसका इफेक्ट, मतलब यहाँ से क्योंकि आप पेमेंट कर रहे होंगे तो एसेट्स में से आप कैश में से इसको लेस कर दें। डेफिनेटली इक्विटी, जब कैश लेस होता है तो उसका इफेक्ट इक्विटी के ऊपर पड़ता है, और फिर उसके बाद जो है आपकी ये एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा जाके इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट में आपका एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो रहा होगा ये। ठीक हो गया जी। पेटेंट्स के हवाले से कुछ समझ में आई बात। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ कॉपीराइट गिव इट्स ऑनर द एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश एंड सेल अ म्यूजिकल, literary or artistic work during the life of the creator plus 70 years। कॉपीराइट ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना कोई आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जो रिसर्च पेपर हम टीचर्स पब्लिश करते हैं, या फिर म्यूज़िकल और लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क, और इन सब को कॉपीराइट मिलता है। अब ये क्या है जी? ये कब तक होता है कि जब तक उस बंदे की ज़िंदगी है, और उसके बाद भी 70 ईयर्स तक। मतलब अगर माइकल जैक्सन की डेथ हो गई है तो भी 70 साल तक उसके म्यूज़िक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। चलिए एक एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो दोज आर्टिस्टिक वर्क आर बेसिकली आर प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉपीराइट्स। ठीक है। सो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वो ज़रा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुछ और किस्म की हैं, और ये ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है। ये यूँ समझ लें कि कॉपीराइट्स उस चीज़ का है जो एक जो ऑथर है वो लिख रहा है, कुछ बना रहा है अपनी तरफ से एक चीज़, ठीक है, और ये उसकी चीज़ है, जैसे म्यूज़िक है या कोई राइटिंग है, कोई बुक है, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो ये कॉपीराइटेड है, इसकी कॉपीराइट प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, अब आपका जो सॉफ्टवेयर अगर आप लोग बनाते हैं तो वो कॉपीराइट है, लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, तो वो पेटेंट प्रोटेक्शन में आएगा। बस सीधी सी बात है। ओके, सो व्हाट इज़ लीज होल्ड? लीज होल्ड होती है जी कि यूएसए के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो घर हैं वो उनको रेंट पे दिया जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द राइट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। घर का जो राइट है उसको लीज होल्ड जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया। सो अ लीज होल्ड रेफर्स द राइट द लेसर ग्रांट्स। लेसर कौन होता है? जो घर दे रहा है, टू द लेसी, जो घर ले रहा है, और टर्म्स ऑफ इन द टर्म ऑफ लीज, अ लीज होल्ड इन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ फॉर द लेसी। सो लीज होल्ड जो एग्रीमेंट है वो जो घर परचेज़ कर रहा है उसके लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। अब उसका घर तो नहीं है ना, लेकिन उसके पास लीज होल्ड एग्रीमेंट ही है, क्योंकि उसने पैसे दे के वो घर लिया हुआ है। अब वो घर उसका तो नहीं है जिसने जो मतलब रेंट पे रह रहा है, लेकिन वो ये कहेगा जी कि लीज होल्ड एग्रीमेंट है और उसके लिए वो एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक हो गया। सो ये भी जो है, लेकिन ये भी रेंट एक्सपेंस है। आप देखें, दिस इज़ अगेन एन एक्सपेंस। ये भी जो आप बियर कर रहे होते हैं, ये देखें नीचे एक इस लाइन में नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। हाँ, यहाँ ये रेंट एक्सपेंस, ये देखें रेंट एक्सपेंस, ये कोई लाइन है इधर मिड में आ रही है, इसमें गिवन है। तो दिस इज़ बेसिकली द रेंट एक्सपेंस। ठीक हो गया। तो ये भी एक्सपेंस में ट्रीट किया जाएगा। लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स ये होंगी कि अगर आप कोई घर में पार्टीशन करना चाह रहे हैं, या पेंटिंग करना चाह रहे हैं, या स्टोर फ्रंट्स, या कोई भी उसमें चेंज लाना चाह रहे हैं, तो फिर वो उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स की नज़र हो जाएगी। तो मैकडोनल्ड्स की अगर आपको फ्रेंचाइज चाहिए तो वो ना जाने कितने करोड़ों का जो है ना वो एग्रीमेंट होगा, और इसी तरह से पिज़्ज़ा हट की अगर आपको फ्रेंचाइज चाहिए। सो लेकिन आप फ्रेंचाइज तो परचेज़ करेंगे, जैसे ये नीचे मेजर लीग्स ऑफ बेसबॉल और फुटबॉल, और इवन दी जैसे ये जो IPL और PSL पाकिस्तान सुपर लीग, अब इसमें ये फ्रेंचाइजीज ही है ना बेसिकली, और क्या है।
ठीक है। तो अब वो परचेज़ करता है, कभी एक ऑनर कभी दूसरा ऑनर, सो उसमें ऑनर चेंज होते रहे, जो जितना पैसा लगाता है फिर ठीक हो गया। लेकिन ये है कि बेसिकली जब आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, कंपनी भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपने वही इंटीरियर, वही एक्सटीरियर, वही मैनेजमेंट, वही ओवन, वही मशीन्स का इस्तेमाल करना है जो मैकडॉनल्ड्स की तरफ से आपको ऑथराइज़ होगा। आप उसके अलावा नहीं जा सकते। पिज़्ज़ा हट में भी आप वही मशीन्स, वही मैनेजमेंट, वही सब कुछ यूज़ कर रहे होंगे जो उनकी आपको डायरेक्शन होंगी, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। लाइसेंस भी यही होता है कि लाइसेंस इशू करती हैं बहुत सारी कंपनीज़ कि जी अब उस लाइसेंस में ये होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, हम आपको रजामंदी देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि बर्जर पेंट्स है या ICI है, वो किसी को लाइसेंस इशू कर दे कि ठीक है जी आप भी यहाँ पर ये पेंट इस क्वालिटी में बना सकते हैं, तो दैट इज़ एन लाइसेंस। ठीक है, यू कैन डू दिस। कोई किसी को ऑथराइज़ कर दे कि ठीक है जी आप भी हमारी तरफ से हम आपको ओके करते हैं और आप ये चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो इसको हम लाइसेंसिंग कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे जी आपके पास ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड नेम्स। व्हाट आर द ट्रेडमार्क्स, क्या होते हैं, ज़रा रीड आउट कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। कंपनीज ऑफन अडॉप्ट यूनिक सिंबल और सेलेक्ट यूनिक नेम्स एंड ब्रांड्स इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। कंपनीज जो हैं वो बड़े यूनिक किस्म के सिंबल्स, यूनिक किस्म के नाम और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, ब्रांड्स इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, वो उसको यूनिकनेस के एक फैक्टर को कायम रखती हैं और उसको यूज़ करती हैं। ये जो यूनिक किस्म के नाम हैं और यूनिक किस्म के सिंबल्स हैं, इसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ये तमाम का तमाम जो है वो ट्रेडमार्क है। जैसे कि अब ये नाइकी स्वॉश और मार्लबोरो मैन एंड बिग मैक और कोका कोला और ये कुछ मुख्तलिफ नाम यहाँ पे गिवन है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, जैसे KFC है या पिज़्ज़ा हट है, या जैसे J.Dot है, या जो है अलकरम है, जैसे उसमें अब वो कहते हैं जी कि जैसे कि आइडियाज़। ठीक, सो दीज आर ऑल द ट्रेडमार्क्स, दीज आर ऑल द ट्रेड नेम्स। ठीक हो गया। सो अब ट्रेड ये भी आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, ये भी आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे एक लाइन में एक बात यहाँ पे वो कह रहा है, ऑनरशिप इज़ बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क। ठीक है, ऑन और ट्रेड नेम विद द गवर्नमेंट्स पेटेंट ऑफिस। अब देखें, गवर्नमेंट के पेटेंट ऑफिस में ही जाके आप ये ट्रेडमार्क्स और ट्रेड नेम्स को रजिस्टर कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक फ़ीस उसके लिए भरनी पड़ेगी। तो सो दिस इज़ द ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद हैं स्टूडेंट्स गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल ये होती है स्टूडेंट्स, गुडविल हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। क्या मीनिंग है जी अकाउंटिंग में, तो देख लेते हैं क्या मीनिंग है। गुडविल इज़ द अमाउंट by which the company value exceeds the value of its individual assets and liabilities। कंपनी की वैल्यू जो है वो अपने एसेट से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्यों, वजह क्या होती है, कैसे कंपनी की वैल्यू जो है वो अपने एसेट से एक्सीड हो सकती है? व्हाट आर द वेज? These can include superior management, skilled workforce, good supplier or customer relations, quality products or services, good locations। ठीक है, सो ये जब तमाम चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली ये सारी आपकी गुडविल बनाती हैं। अगर आज कोई इंसान ये कहे कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट को परचेज़ करना चाहता हूँ, या एप्पल को परचेज़ करना चाहता हूँ, या सैमसंग को परचेज़ करना चाहता हूँ कहीं, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। उनकी माइक्रोसॉफ्ट की शायद एसेट्स
जिसकी शायद प्राइस इतनी ना हो जितने माइक्रोसॉफ्ट की जो इन्वेंशंस और जो उसकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं या जो उसकी इनोवेशन है, उसकी वजह से जो उसका एक मेयार बन चुका है, वो है उसकी गुडविल, जो उसके एसेट से कहीं ज़्यादा उसकी वैल्यू बना चुकी है। ठीक हो, कहीं ज़्यादा उसके एसेट्स की वैल्यू बना चुकी, उसके एसेट से कहीं गुना ज़्यादा उसकी, सिर्फ उसका ट्रेडमार्क, उसका नाम ही काफ़ी हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ठीक, दिस इज़ द गुडविल। ये तब होता है कि जब आपका बिज़नेस बहुत ही वर्दी है। ठीक हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे बैरियर टाउन की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, ये तमाम लैंड जो होती थी ये बंजर लैंड्स होती थी, मतलब यहाँ पे शायद चलो कुछ तो काश्त की होती थी, लेकिन कुछ काश्त की भी नहीं होती थी जो बैरियर टाउन है। मोस्टली यहाँ रावलपिंडी में आप देखें ऐसे ऊंचे नीचे पहाड़ी हैं, जो फेज़ 8 या ये वाली साइड है सारी। तो अब यहाँ पर देखें पहले इनकी वैल्यू क्या थी और आज उनकी वैल्यू क्या है। आज वहाँ पर एक एक मरले के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यू उसकी बन चुकी है, लेकिन अगर इससे पहले आज से 20 साल पहले चले जाएं हम, तो एक मरला क्या 10-10 कनाल को भी शायद वहाँ पे लोग इतनी अहमियत ना देते हों। ठीक है, 10 कनाल की भी शायद इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज एक मरले की वहाँ पे वैल्यू है। सो दिस इज़ ऑल द गुडविल विच द बैरियर टाउन हैज़ क्रिएटेड देयर विद इन दिस टाइम। ठीक है, अब वो उसने क्रिएट कर दी, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये चीज़ जो आपके एसेट्स की वैल्यू आपकी जो है ना वो उससे ज़्यादा हो जाए, जब गुडविल इज़ समथिंग विच वो जो वैल्यू कंपनी की वैल्यू एक्सीड कर जाती है फ्रॉम द एसेट्स, सो दैट इज़ द गुडविल। ठीक है, वो आपकी तमाम आपकी एक्सपर्टीज़ की बेस के ऊपर बन रही होती है। सो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और इन तमाम चीज़ों, ये दीज आर ऑल इंक्लूडिंग द कॉस्ट। आप ये देख सकते हैं, ये देखें रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन कैसे होती है, कैसे रिपोर्ट किया जाता है डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कि अब ये प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स हैं, अब इसके अंदर लैंड है, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स हैं जो कि 6,89,748 की हैं। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि 11 लाख की हैं। ठीक है, 16,318। और डिस्प्ले एंड लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो 8,37,414 की हैं। सो तमाम की वैल्यू ऐड की तो 26 लाख की आई थिंक बन गई हैं। लेस किया इसमें से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, हम बैलेंस शीट के अंदर से ही फिर जो डेप्रिसिएशन है वो तमाम की तमाम उन एसेट्स की वैल्यू में से लेस कर लेते हैं, जो कि कितनी है 6,29,000, उसमें से लेस हो गया। तो पीछे कितने बच गया, जब 6 लाख लेस हुआ तो 20 लाख बच गया, 20,13,905। सो इट्स मीन कि हम अपने एसेट्स की तमाम वैल्यू में से उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर लेते हैं। अकम्युलेटेड कौन सी होती है जी, जो पिछली तमाम ऐड करके हों, ठीक है, जितनी प्रीवियस हैं उसकी सब की सब उसको ऐड करने के बाद जो डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो वो सारी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आप उसकी लेस करें तो आपको पता लग जाएगा। सो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली अब यहाँ से ये 6 लाख देखें लेस हो रहा है, 6,29,575 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। लेकिन दूसरी तरफ ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा एज एन एक्सपेंस, और वहाँ पे हम लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतनी अमाउंट से 6,29,575। तो स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये यहाँ से लेस होगा बल्कि ये वहाँ से भी लेस होगा। यहाँ से ये एसेट्स की वैल्यू को डिक्लाइन कर रहा है और वहाँ पे ये एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो रहा है। समझ रहे आप? सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि मैंने आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के हवाले से, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से मैंने आपको नहीं गाइड किया, लेकिन मैंने आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के हवाले से ज़रूर गाइड कर दिया। और टेंजिबल एसेट्स के लिए होती है जी डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होती है जो टर्म यूज़ होती है वो अमोर्टाइजेशन की होती है। तो लेकिन हम स्टूडेंट्स अब हम जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। अभी जो हम यहाँ तक मैंने आपसे काफ़ी हद तक जो है वो डिस्कशन कर लिया। अभी मैं आपसे जो लास्ट डिस्कस कर रहा था वो यही था कि हम जो है उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस करते हैं फ्रॉम द
वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बैलेंस शीट, और इसी तरह से उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेके जाते हैं और लेस करते हैं फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, फ्रॉम द इनकम से भी उसको लेस करते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? ओके, ठीक हो गया, यहाँ तक तो आप इस बात को जो है वो समझ चुके हैं। ओके, अब हम स्ट्रेट लाइन जो मेथड है डेप्रिसिएशन का उसको अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज के एक जो है एसेट है और उसकी यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स है और उसकी वैल्यू जो है वो 1,50,000 है और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो $20,000 है। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड? क्या होगी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके एनुअल पीरियड देखेंगे, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। पहले साल की क्या होगी, दूसरे साल की क्या होगी, 3, ये तमाम नंबर ऑफ़ ईयर्स है। ठीक है जी, एनुअल पीरियड 3, थर्ड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, फिर 4th ईयर, फिर जी 5th ईयर, फिर 6th ईयर, फिर 7th ईयर एंड 8th ईयर। ठीक है ना, 8th ईयर तक आप इसको कैलकुलेट, इसका एनुअल पीरियड जो है ना वो देख रहे होंगे। डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट क्या होती है? इज इक्वल्स टू, डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट होती है प्राइस ऑफ द एसेट कॉस्ट माइनस, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो ये तो आ गई आपके पास डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट इज अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होगी, एक ही होगी 1,30,000। सो हम इस 1,30,000 को भी जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, इसको बल्कि ड्रैग डाउन करेंगे तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास, इसको ऐसे ड्रैग डाउन करेंगे तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, बल्कि ये तो नहीं आ रही। सो इसमें क्या इशू आ रहा है, C9, अच्छा हाँ, यहाँ पे आ नहीं रही वैल्यूज़। अच्छा, सो इसको सिमिलर वे में ही हम लेके चलते हैं, चलें छोड़े इसको इस बात पे, और इसको ऐसा करते हैं हम कि बस यहीं पे रखते हैं, और चलें इसको हम ऐसा करते हैं कि ठीक है ना, कॉपी एंड पेस्ट नहीं, बस जस्ट द वैल्यू इज देयर, और चलें अब ये 1,30,000 है, इस वैल्यू को मैं नीचे लेके चला जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, सो 1,30,000 को मैंने जो है वो उसको ड्रैग डाउन करके तमाम वैल्यूज़ डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट की वही 1,30,000 ही आ गई। क्या होती है जी, प्राइस ऑफ द एसेट जो कि 1,50,000 का था माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन रेट? डेप्रिसिएशन रेट है स्टूडेंट्स 1/8, ये उसका रेट है। कितना आ गया जी? तो ये हो गया जी 12.5%, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, सॉरी 13%, बल्कि ये इसका डेप्रिशिएटेबल रेट आ गया। तो हमने इसको भी 13% सारे को डेप्रिसिएशन रेट भी इसका निकाल दिया। ठीक है, वो क्या आता है 1/8। ठीक है, ये देख रहे हैं 1/8, ये इसका डेप्रिसिएशन रेट आ गया। जैसे वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, जब आपके पास यहाँ बुक में देख लें इसको, चलें ये देखें, ये 20% कैसे कैलकुलेट होता है। यूज़फुल लाइफ कितनी थी इसकी, 5 ईयर्स, यूज़फुल लाइफ इज़ 5 ईयर्स। तो डेप्रिशिएटेबल रेट कैसे निकाला था, 1/5। तो जब 1/5 किया था तो 20% आया था। तो अब यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमने करना है जी 1/8, तो उसने कहा जी 13% आता है 1/8 करें तो। सो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकाला जाएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाएं, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 13%, दिस वैल्यू, ये आ गया जी 16,250 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1। और ये इसी तरीके से तमाम ईयर्स का फिर यही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप याद रखिएगा कि तमाम साल का एक ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में तमाम ईयर्स का एक ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
होगा। अभी देखें सबका एक ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 16,250। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की वही होती है, दैट इज दिस वन 16,250। तो ये होगी जी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने थोड़ी सी आई थिंक सो मिसिंग कर दी है कि रिमेनिंग बुक वैल्यू एक आध कॉलम मुझे और ऊपर छोड़ना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं छोड़ा। खैर मैं ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा वाइट कर लेता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको वाइट करने का फ़ायदा मुझे ये होगा कि रिमेनिंग बुक वैल्यू मैं आपको बता सकता हूँ। सॉरी, रिमेनिंग बुक वैल्यू $1,50,000 $1,50,000 इसकी रिमेनिंग जो है वो बुक वैल्यू आ जाती है। आई थिंक सो इसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। चले मैं इसको, इस कॉलम को यहीं पे हम रख देते हैं। ठहरें, हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको एक रो जो है वो नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इसको इंसर्ट ओके, इंसर्ट इंटायर रो। ओह, ये तो बहुत सारी रोज आ गई। असल में मैं भी एक्सेल पे काफ़ी दिनों बाद काम कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छा खैर चलें, अगर हमने रिमेनिंग बुक वैल्यू के थ्रू नहीं भी इसको यहाँ पे मेंशन करते, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करता कि 1,50,000 इधर ही आ जाए। सो अगर 1,50,000 जो है वो यहाँ पर आ जाता तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी बन सकती थी। हम इसमें ज़्यादा एक बेहतर अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते थे, लेकिन अब वो आ नहीं रही, तो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलें खैर, कोई बात नहीं। ओके खैर, अब यहाँ पे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 क्या होगी स्टूडेंट्स? हाउ टू कैलकुलेट द अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2? आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिस वन प्लस दिस वन न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब आपका जो पिछला है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 1 प्लस द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर 2, तो ये अकोमोडेट हो गए, यहाँ पे ये आ गई 32,500। बट द रिमेनिंग बुक वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखें, अब मैं सिर्फ जो जिस मकसद के लिए मैं कर रहा था और वो शायद अभी मुझसे हो नहीं रहा, लेकिन चले मैं आपको यही बता, यहीं पे इसको हम कर लेते हैं कि रिमेनिंग बुक वैल्यू अभी कितनी है। रिमेनिंग बुक वैल्यू है जी इस वक्त आपके पास $1,50,000। So the remaining book value out of 1,50,000 is, हम ये कहते हैं, is equals to 1,50,000 माइनस दिस वन। तो ये रिमेनिंग बुक वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये रिमेनिंग बुक वैल्यू आ गई 1,33,750। ठीक है जी। कंप्लीट उसकी वैल्यू क्या है? 1,50,000 का एसेट है, जिसमें से हमने फर्स्ट ईयर की अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस किया, तो हमारे पास क्या आया जी? 1,33,750। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में हमारे पास अब इस बुक वैल्यू में से दोबारा से आपके पास देखें, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, दिस बुक वैल्यू माइनस दिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो बच गया पीछे 1,17,500। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आई है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड ईयर में हम क्या कर रहे होंगे, थर्ड ईयर में हम कर रहे होंगे स्टूडेंट्स 32,500 प्लस 16,250 जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 48,750। इसी तरीके से यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कर रहे होंगे 1,17,500 माइनस अ न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर थर्ड इज दिस, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, 1,01,250। अब साथ साथ वहाँ पे वैल्यू हम ऐड किए जा रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू लेस किए जा रहे हैं, 48,750 प्लस द न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 16,250 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लेस हो रहा है 1 लाख माइनस दिस वन, ठीक हो गया जी। सो यहाँ से वो लेस हो रहा है। अब यहाँ पर फिर हम इसको ऐड करेंगे, दिस वन प्लस दिस वन ऐड हुआ और यहाँ पर हम इसको लेस करेंगे, दिस वन माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम इसको ऐड करेंगे, दिस वन प्लस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिस वन, ये ऐड हुआ और यहाँ से हम उसको लेस करेंगे, दिस वन माइनस दिस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर इसको ऐड करेंगे एक बार फिर, दिस वन, ये ऐड हो गया और यहाँ से हम इसको लेस करेंगे, ठीक हो गया। इसमें से डेप्रिसिएशन, अब देखें मैं अकोमोडेटेड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर रहा हूँ और रिमेनिंग बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस कर रहा हूँ, सिंपल इतना सा काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ से उसको लेस कर रहा हूँ और वहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ से, आप देखिएगा क्या आंसर आता है, ओहो सॉरी ये आ गया जी और प्लस ये आ गया 1,13,750। तो अच्छा ये तो आ गया। अब लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में ये होगा जी, दिस वन प्लस दिस वन 1,30,000, ठीक है जी। और यहाँ पे बच जाएगा सॉल्वेज वैल्यू, दिस वन माइनस दिस वन, ये देखें 20,000 जो है वो एट दी एंड आपके पास बच गया। समझ गए स्टूडेंट्स। सो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आ गई। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, इसको मैं अगर ऐड करूं तो इज इक्वल्स टू, इसमें सम का अगर फार्मूला लगा दिया जाए तो उससे भी हो जाएगा, खैर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर यहाँ पे भी 1,30,000 ही आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थ्रू दिस वे यू कैन एबल टू कैलकुलेट दी आंसर्स अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ऐसे अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें ये मैंने 8 ईयर्स के थ्रू किया, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड किया और इस तरीके से। अब देखें फॉर्मेट मैंने वही फॉलो किया जो कि आपके उस पर नोट्स में गिवन है, जो कि लॉर्सन का फॉर्मेट था, मैंने वही फॉलो किया। एनुअल पीरियड, डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन और रिमेनिंग बुक वैल्यू, ठीक है। सो यही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर जो है वो फॉलो किया है और इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, आप देख लें।
एनुअल पीरियड डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग बुक वैल्यू आउट ऑफ 1,50,000। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ईयर में मैंने उसकी वैल्यू जो है उसको कम करके यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड और पर ईयर बेस। ठीक है ना, कि हर साल का कैसे आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो इस तरीके से आप हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी। सो अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग भी स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसमें ऐसा करें कि नंबर ऑफ़ ईयर जो हैं वो आप कर दें 7 कर दें या 9 कर दें। अब आप ख़ुद ये कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। सो आप सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स इसमें चेंज कर दें, बाकी क्वेश्चन यही रहने दें और उसमें आंसर आपके थोड़े से डिफरेंट आ जाएंगे, बस दैट्स ऑल, क्योंकि उसमें रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो रेट चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन थ्रू योर ओन वे। अच्छा चलें, अब मैं देखता हूँ कि इस लेक्चर के ख़त्म होने में कितना टाइम रह गया, नहीं तो इसमें मैं आपके सामने जो है थोड़ा सा टाइम खैर इस लेक्चर को एंड होने में रह गया। ओके चलें, खैर मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है वो पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। सो straight line method under the partial year depreciation can also be done, ये भी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है जी? अब आपके पास सपोज के ये जो एसिड है ये परचेज हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि इफ़ आई कैन से द परचेज डेट, ये अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो इस केस के अंदर तो परचेज डेट है जी 1 जनवरी है, जनवरी 1, ठीक है जी, जनवरी 1 है, ठीक है ना, परचेज डेट इज जनवरी 1, दैट इज़। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक तो ये जनवरी 1 है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इफ़ लगा दूँ यहाँ पे, इफ़ परचेज डेट इज़, अगर मैं ये कहूँ कि जी परचेज डेट जो है वो है मई 1, फिर क्या होगा? इफ़ द परचेज डेट इज़ मई 1, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब ये आपके पास आ जाता है जी इसमें पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन। अब ये होगा कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसके साथ मज़ीद हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मज़ीद क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे अब शायद पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज आ जाएगी क्योंकि आपस में लिंक्ड हुए में, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद। मई 1 में कितने माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी जी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स की। ठीक हो गया जी। तो इनटू 8 डिवाइडेड बाय 12 ये आंसर आएगा। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 12। अब पहले साल में मैं ये चेंज लाऊंगा कि फर्स्ट ईयर में 8 डिवाइड बाय 12 होगा और लास्ट ईयर में जाके 4 डिवाइड बाय 12 होगा, कि पहले साल में हम 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट ईयर में हम जब वो जो उसकी यूज़फुल लाइफ एंड होने वाला ईयर होगा, 8th ईयर होगा, उसके अंदर हम 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल होगा, अप्रैल 30। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चेंज आती है, लेट्स सी कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है। देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चेंज हो गया, आंसर में चेंज आ गया, आंसर में भी चेंज आ गया। इसी वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा आपस में मैंने लिंक कर दिया था। ठीक है, सो अब ये सारा जो आंसर है उसमें भी चेंज आ रही है, लेकिन खैर लेट्स सी, इसको मैं देखता हूँ, इसको हम यहीं पे मैं इसको एंड पे भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखें अब फर्स्ट ईयर में ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस लेक्चर को भी आपके इसी लेक्चर के साथ गैदर कर रहा हूँ। तो अब देखें कि यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन से किया कि मैंने कहा जी मई पे अगर परचेज़ होगा तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। दैट इज़ हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो मैंने कहा
कि आप बेशक इसको डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें डेप्रिसिएशन रेट से, लेकिन साथ में 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जो कि है 8/12, ठीक है, क्योंकि पहले साल में 8 मंथ्स ही हुए हैं। अब उसके बाद कितने ईयर्स हैं आगे, ईयर 2 में जाके 1 साल मुकम्मल होगा अप्रैल में, फिर ईयर 3 के अप्रैल में जाके 2 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ईयर 4 के अप्रैल में जाके 3 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ईयर 5 के अप्रैल में जाके 4 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ईयर 6 के अप्रैल में जाके 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ईयर 7 के अप्रैल में जाके 6 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ईयर 8 के अप्रैल में जाके 7 ईयर्स कैलकुलेट होंगे, और ईयर 9 के, अब देखें ये होता है इसका थोड़ा सा इफेक्ट, ईयर 9 के जो अप्रैल होगा उसमें जाके ये एसेट की जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या करेंगे, देखें अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या हो गया, इज इक्वल्स टू, मैं अब इन्हीं वैल्यूज़ को लेके चल रहा हूँ, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी डिवाइडेड बाय 12। ये देखें जी, ये आया 5417, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर वही आ गया। अब मैं ये कहूँगा कि जी इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, सॉरी अकोमोडेटेड के अंदर ऐड होती है, सॉरी सो इज इक्वल्स टू दिस प्लस अकोमोडेटेड है, ऐड करेंगे दिस 1,30,000 और इज इक्वल्स टू 25 माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया उसमें से 20,000, देखें फिर वही आंसर आ गया। अब समझ में आई आपको बात, यकीनी तौर पे आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो अभी समझ आ जाएगी। ये देखें स्टूडेंट्स, क्या आपको ये आंसर समझ में आया? देखें ईयर 1 में जब आपने एसेट परचेज़ किया तो वो था मई, 8 मंथ्स की पहले हुई कैलकुलेट। ये बीच के जो ईयर्स हैं ये कितने बन रहे हैं, 7, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 7 ईयर्स बन रहे हैं। फिर 8th ईयर जाके 9th ईयर में बन रहा है, ठीक है ना, उसके 4 मंथ्स भी इंक्लूड होंगे जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक होंगे। उसकी 4 मंथ्स की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जो कि आई 4,000, ठीक है, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जो 5,417 आई। अब देखें उसको उसमें से लेस किया तो 20,000 आंसर आ गया एंड पे रेजिडुअल वैल्यू, और यहाँ पे आंसर आ गया 1,30,000। तो ये आप यहाँ से टैली भी हो सकता है कि जी यही आंसर एंड पे आना चाहिए कि रेजिडुअल वैल्यू एंड पे रहनी चाहिए रिमेनिंग बुक वैल्यू में, और यहाँ पे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो वही होना चाहिए जो डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट है। ठीक हो गई जी। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर द पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है जी। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया अंडर द पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये देखें अंडर पार्शियल ईयर। अब ये यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है इन तमाम मेथड से करवा दिया। अब